नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि समाज शास्त्र के होंगे। सोशियोलॉजी बीए 6 सेमेस्टर का पेपर नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना होता है पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी भारतीय समाज के अग्रदूतों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री रहे भारतीय समाज के, जिन्होंने भारतीय समाज को आगे बढ़ाया या भारतीय समाज शास्त्र को आगे बढ़ाया। ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए हैं। अब की बार 2026 की परीक्षा में ये विभिन्न विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर, जैसे राम मनोहर लोहिया के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, एमजे प्यारू बरेली रुहेलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने पेपर 1 का लेक्चर दे दिया है, उसको भी आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पेपर 2 वाला लेक्चर, जिसमें जेंडर एंड सोसाइटी के 100 क्वेश्चन थे, उसको मैंने चर्चा कर दिया है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर ही सीधा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी जस्ट पेपर है, 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत ही बारीकी के साथ देखिएगा। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। इससे पहले मैंने एक पेपर और सॉल्व करवा रखा है, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होगा, या फिर हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन से सामाजिक मूल्य क्या निर्धारित करते हैं दोस्तों? तो सामाजिक मूल्य दोस्तों व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार डिसाइड करते हैं सामाजिक मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मूल्य दोस्तों वे मानक या धारणाएं होती हैं जो समाज में यह तय करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मूल्य ही व्यक्ति को बताते हैं कि समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि व्यवस्था अच्छे तरीके से बनी रहे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन से राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा है? तो राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से मूल्य हैं? पहला है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन मूल्य। ठीक है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य क्या होते हैं दोस्तों? साध्य मूल्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, और साधन मूल्य वे तरीके होते हैं जिनसे हम उन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। यानी साधन मूल्य एक तरीके होते हैं, मूल्यों को प्राप्त करने के तरीकों को साधन मूल्य, और जो हम प्राप्त करते हैं वो साध्य मूल्य होता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी की अवधारणा, इसको दिया है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी सामाजिक पारिस्थितिकी जनक माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य का समाज और उसका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। तो राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण नहीं, राधा कमल मुखर्जी सी ऑप्शन में दिया दोस्तों। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, राधा कृष्ण मुखर्जी आपको गलत दिया हुआ है, राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक मूल्यों का मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक मूल्यों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? सामाजिक मूल्यों का कार्य क्या? उत्पादन करना नहीं, नियंत्रण रखना समाज पर और दिशा देना समाज को। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियंत्रण और दिशा देना। मूल्यों का सबसे बड़ा काम यही होता है, समाज में अनुशासन बनाए रखा जाए और व्यक्ति के व्यवहार पर कंट्रोल किया जाए ताकि व्यक्ति एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को क्या माना? राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को क्या माना दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को सामाजिक मानक और लक्ष्य के रूप में डिसाइड किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सोशल स्टैंडर्ड एंड गोल्स बताया। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रीमती इरावती करबे ने भारत को कुल कितने भाषाई क्षेत्रों में विभाजित किया? इरावती करबे भारतीय समाजशास्त्री हैं, महिला समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री भी रही हैं ये। इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था पर काफ़ी काम किया, उसी पर एक पुस्तक लिखी है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उस पुस्तक में भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भारत को 4 प्रमुख केंद्रों मतलब क्षेत्रों में बांट दिया इन्होंने। पहला था उत्तरी, दूसरा था दक्षिणी, तीसरा पूर्वी और चौथा था मध्य क्षेत्र। 4 भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
सातवां प्रश्न है, भारतीय परंपराओं में परिवर्तन के द्वंद्व का सिद्धांत किसने दिया? सातवां नंबर, भारतीय परंपराओं में परिवर्तन के द्वंद्व का सिद्धांत दिया दोस्तों डीपी मुखर्जी साहब ने। ठीक है, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय परंपरा का अध्ययन करने वाले विद्वान माने जाते हैं ये। इन्होंने इसीलिए द्वंद्व की बात करी। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में परिवर्तन, परंपरा और आधुनिकता के बीच में द्वंद्व होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। यानी परंपरा चाहती कि परिवर्तन ना हो और आधुनिकता परिवर्तन लाने के पक्ष में रहती। इसी बीच में इन दोनों, परंपरा और आधुनिकता, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय के विपरीत शहरी समाज में निम्नांकित का अभाव है। किसका अभाव है दोस्तों? फटाफट से आप बताएंगे। ग्रामीण समुदाय के विपरीत शहरी समाज में निम्नांकित का अभाव है। किसका अभाव है? आत्मनिर्भरता का अभाव है, सामाजिक सहिष्णुता का अभाव है, माध्यमिक सामाजिक नियंत्रण का अभाव है। देखिए, इसमें ग्रामीण समाज अक्सर अपनी जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर करते हैं, जबकि शहरी समाज जटिल होता है, जहां लोग सेवाओं और वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। यानी शहरों में पूर्ण आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक सहिष्णुता भी आपको शहरों में कम मिलेगी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वतः निहित इकाई है, एक स्वनिहित इकाई है जहां सदस्य अपनेपन की भावना और एक समान क्षेत्रीय आधार पर साझा करते हैं, आधार साझा करते हैं। यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो समुदाय के लिए कहा गया है। समुदाय, बिल्कुल समुदाय दोस्तों क्या होता है? कम्युनिटी एक स्वनिहित इकाई है, ये अपने आप में ही आत्मनिर्भर रहते हैं। अपनेपन की भावना यानी हम की भावना होती है, एक समान क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, एक समान जीवन शैली होती है, ये बिल्कुल ठीक है समुदाय के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ दोस्तों? इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द स्टडी ऑफ सोशलॉजी हैज़ बीन स्टार्टेड फर्स्ट? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत ही समाजशास्त्र की शुरुआत होती है, जिसका श्रेय जाता है किसको? प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, अनुकूलन समाज की सहयोगी प्रक्रिया, बिल्कुल, यानी समाज के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेना। ठीक है, आत्मसात करना यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि समाज के हिसाब से बदल लेना या किसी नई चीज को, किसी अच्छी चीज को अपना लेना। व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये भी, यानी कि आत्मसातीकरण हो, व्यवस्थापन हो, अनुकूलन हो। ये तीनों ऐसी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जो समाज में लोगों को साथ लाने और सामंजस्य बिठाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रक्रिया सहयोगी प्रक्रियाओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच इज द मेन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ अ विलेज? गाँव का मुख्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? गांव का मुख्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांव का मुख्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो खेती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गांव में अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक कृषि होता है, यानी खेती करते हैं लोग। ठीक है, और शहरों में आप देखते हैं व्यापार, उद्योग, शिक्षा, ये सब शहरों में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। गाँव वगैरह में खेती अधिकतर लोग करते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख मुख्य रूप से, मतलब कि उल्लेख किसके पुरुष सूक्त में किया गया? पुरुष सूक्त क्या है? सूक्त में बटा हुआ है कौन? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पड़ता है, उसी में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन है। श्लोक दिया गया है, ब्रह्मणो स मुखमा सीधा बाहु राजन्य कृतः ऊर्ध्वदशस्याः पदाभ्याम शूद्रो अजायतः। ठीक है, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति जो है एक विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम था। इनके अनुसार साधुओं के विचार किस प्रकार के होते हैं? इंडियन साधुज नाम की पुस्तक भी इन्हीं की लिखी हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जीएस घुरिये के अनुसार साधुओं के विचार किस प्रकार के हैं? तो धार्मिक और तात्विक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलीजियस एंड मेटाफिजिकल। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। जीएस घुरिये के अनुसार साधु जीवन के आधारभूत तत्व क्या होते हैं? तो साधु जीवन के आधारभूत तत्व होते हैं ध्यान और मनन करना, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान करते हैं और मनन करते हैं लोग। अगला 16 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन शहरी विकास का कारण नहीं है? इनमें से शहरी विकास का कारण नहीं है। देखिए, व्यापार और वाणिज्य शहरी विकास में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है,
परिवहन का विकास भी रहता है, उद्योगवाद भी शहरों में खूब रहता है। ये सब शहरी विकास के कारण है, जबकि लोगों का स्वच्छ दृष्टिकोण ये नहीं होता इसका कारण शहरी विकास का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। औद्योगिकरण कमजोर करता है। औद्योगिकरण किसको कमजोर करता है दोस्तों? सामाजिक जीवन में धर्म की भूमिका को, परिवार में पिता के अधिकार को, जाति व्यवस्था को, इन सभी को कमजोर करता है कौन? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण इन सभी चीजों को कमजोर करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। डीएन मजूमदार का संबंध किस क्षेत्र से था? डीएन मजूमदार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार पूरा नाम है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बड़े अच्छे जानकार थे। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों के काफी अच्छे जानकार माने जाते हैं, बी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मजूमदार के अनुसार जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है इनमें से? 19 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। मजूमदार के अनुसार जनजाति की प्रमुख विशेषता इनमें से है समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर, ये सब जो है जनजाति की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आधार नहीं है? समुदाय में समान इलाका होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, ठीक है। जीवन का समान तरीका भी होता है। समान राजनीतिक विचारधारा होती है क्या? नहीं, ये नहीं होता। बाकी सामुदायिक भावना भी होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान राजनीतिक विचारधारा कोई होना जरूरी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसका कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये नहीं होता है। समुदाय का आधार बाकी निश्चित भूभाग यानी समान इलाका, जीवन का सही समान तरीका, सामुदायिक भावना, ये सब चीज़ें विशेषताएं होती हैं समुदाय की, कम्युनिटी की। 21 नंबर क्वेश्चन है। आदिम युग में धार्मिक संस्थाओं ने प्रयास किया। आदिम युग में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आदिम युग में धार्मिक संस्थाओं ने प्रयास किया, क्या प्रयास किया? मानवीय आचरण को विनियमित करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानवीय आचरण को विनियमित करने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पीडीएफ पूरा प्राप्त करने के लिए, अगर आपको पीडीएफ पूरा प्राप्त करना है, ऐसे ही ऐसे 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर ऐसे तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त करने हैं सोशियोलॉजी के, ऑब्जेक्टिव वाले चाहे लिखित वाले, तो आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपये फीस जमा करके। 100 रुपये फीस में सोशियोलॉजी के दोनों पेपर, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो मिलेगा। इसके साथ साथ आपका को करिकुलर वाला, जो को करिकुलर है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, आपको एसएमएस करना है 9984 039 139, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 6 सेमेस्टर वाले बच्चे सभी लोगों के ध्यान से सुनिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपको कैसे जमा करनी, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास से क्यूआर कोड इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने। मात्र 100 रुपये फीस में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव वाला भी और लिखने वाला भी। को करिकुलर के ऑब्जेक्टिव भी पेपर सभी विश्वविद्यालय के होंगे, तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा विथ आंसर सीट। आंसर सीट नीचे लगी हुई रहेगी। सोशियोलॉजी में भी, सभी में भी आपको आंसर सीट के साथ सब कुछ मिलेगा। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं तो कम से कम 300 रुपये खर्च होते हैं। वो पैसा आपके ना खर्च होकर के केवल 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करें, देर मत कीजिएगा, ठीक है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहेंगे। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, प्रभु जाति बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? प्रभु जाति मतलब कि डोमिनेंट कास्ट, जो बड़ी जातियां होती हैं, तो उसके लिए अल्पसंख्या होना जरूरी नहीं है। बाकी संख्या का होना, भूमि स्वामित्व होना और राजनीतिक पावर आपके पास अगर है तो आप प्रभु जाति, बड़ी जाति बन सकते हैं। अल्पसंख्या है यानी कम संख्या में, तो आप बड़ी जाति कभी नहीं बन सकते, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि यही नहीं आवश्यक तत्व है, बाकी तीनों आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, जाति, वर्ग और शक्ति में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? जाति, वर्ग और शक्ति यानी कास्ट, क्लास एंड पावर में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? इनमें से देखें, जाति, वर्ग और शक्ति ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि शिक्षा नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर्म्स क्या होते हैं बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्म्स? नॉर्म्स को नियम कहते हैं, ठीक है, नॉर्म्स को नियम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में नॉर्म्स का अर्थ उन सामाजिक नियमों या अपेक्षाओं से लगाया जाता है जो समाज में हमारे व्यवहार को तय करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको मूल्य भी कह देते हैं, ठीक है। नॉर्म्स वैसे
नियम कायदे ही होते हैं। मानदंड जिसको आप कहते हैं सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू कहा जाता है। सामाजिक नियम को सामाजिक मानदंड कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सोशल नॉर्म्स कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आंद्रे बिताई के अनुसार असमानता किस प्रकार की होती है? आंद्रे बिताई के अनुसार असमानता जो है मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठित सामाजिक संबंध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, जनजातीय एकीकरण का मुद्दा प्रमुखता से किसने उठाया था? 27 नंबर, जनजातीय एकीकरण का मुद्दा प्रमुखता से किसने उठाया था दोस्तों? तो प्रोफेसर जीएस घुरिये ने उठाया था। जीएस घुरिये ऑप्शन में दिए गए हैं क्या? जीएस घुरिये दिए गए हैं नहीं। 27 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय एकीकरण का मुद्दा प्रमुखता के साथ किसने उठाया था दोस्तों? तो जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था और उनके मुख्यधारा के साथ समाज में एकीकरण की वकालत भी करी थी। तो जीएस घुरिये ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। डी.एन. मजूमदार भी या राधा कमल मुखर्जी भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, झूम शब्द किससे संबंधित है? तो झूमिंग एक कृषि होती दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है? झूमिंग एक कृषि होती, हंटिंग नहीं, कृषि एग्रीकल्चर। इसमें होता क्या है? जंगल को काटा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, उसके बाद में फिर खेती करी जाती है। तो झूमिंग कृषि होती दोस्तों। इसी को स्थानांतरणशील कृषि या एक प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग खेती मतलब अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, या कथन किसका है? मजूमदार और मदान ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है डी.एन. मजूमदार और टी.एन. मदान की, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी नाम की पुस्तक लिखा। उसी में कहा कि जाति एक बंद वर्ग होता है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आप पैदा होना तो होते हैं जिस जाति में, उस जाति से आप अलग नहीं हो सकते। 30 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों की संरचना का क्या अर्थ है? स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब होता है समाज में मूल्यों का संगठन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस मानव शास्त्री ने जनजाति को समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन कहा है? 31 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस मानव शास्त्री ने जनजाति को समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन कहा है दोस्तों? तो किसने कहा है? डी.एन. मजूमदार ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी.एन. मजूमदार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किसने किया? 32 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताने का प्रयास कीजिएगा। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का मूल्यांकन किसने किया है? तो SC दुबे ने किया है। श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है इंडियाज चेंजिंग विलेज। उसी पुस्तक में 1952 में जो है शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बारे में बढ़िया तरीके से इंडिया चेंजिंग विलेज में बताया गया है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, आंद्रे बिताई ने आधुनिक भारत में किसे नया वर्ग माना है? आंद्रे बिताई ने आधुनिक भारत में नया वर्ग माना है किसको? मध्यम वर्ग को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1944 में अहमदनगर के किले में जेल में रह रहे थे, उसी दौरान इस पुस्तक को लिखा था, ये बात ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जीएस घुरिये का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा? जीएस घुरिये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिवराव घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं ये बात भी ध्यान रखेंगे। बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी और वहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत भारत में होती है, इसीलिए इनको जो है भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन से, घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो डॉक्टर जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी है इन्होंने, 1932 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में 6 प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं कि कौन कौन सी? पहला था समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा सोपान तंत्र, तीसरा खान पान पर प्रतिबंध होता है, चौथा नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं होती हैं, पांचवी विशेषता व्यवसाय के चयन का अभाव होता जातियों में, और छठी विशेषता थी अंतर्विवाह होता जातियों में। ये 6 विशेषताएं बताई थी डॉक्टर जीएस घुरिये ने।
37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है इनमें से? जाति की विशेषता क्या नहीं दोस्तों? जन्म पर आधारित होती जाति बिल्कुल होती है, व्यवसायिक स्थिरता होती है बिल्कुल होती है, व्यवसाय डिसाइड होता है, ठीक है, अंतःविवाह भी होता है, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर कम देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मोबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन से, घुरिये का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? मुंबई विश्वविद्यालय से था, बम्बई विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? रेस एंड कल्चर इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा डी एन मजूमदार ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पुस्तक में आप देखते भारतीय नृवंश विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है ये। अगला 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है मजूमदार ने जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? 40 नंबर, मजूमदार ने जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया दोस्तों? तो प्रजातीय सिद्धांत का, रेशियल थियरी का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्बर्ट रिजले के विचारों का समर्थन करते हुए इन्होंने माना कि जाति व्यवस्था का मूल भारत में विभिन्न प्रजातियां, खास करके जो आर्य और द्रविड़ प्रजातियां हैं, उनके आपसी संघर्ष और मेलजोल से हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मजूमदार के अनुसार जनजातियों का समाज किस प्रकार का होता है? मजूमदार कहते हैं कि जनजातियों का समाज जो होता है सामंतवादी होता है, सॉरी समानतावादी होता है, समानतावादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें ऊंच नीच का कमी बहुत कम देखने को मिलता है, ऊंच नीच, संसाधनों पर सबका समान अधिकार होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में विभिन्न जनजातियों की अधिकांश संख्या कौन से राज्य में आवास करती है? बताएं। 42 नंबर, भारत में विभिन्न जनजातियों की अधिकांश जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, जनजातियों के लिए आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? जनजातियों के लिए आदिवासी दिवस, फटाफट से आप बताएंगे। 43 नंबर प्रश्न क्या होगा? 43 नंबर का करेक्ट आंसर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जनजातियों के लिए आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया है, ताकि दुनिया भर की जनजातियों के अधिकारों और उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। 44 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों के लिए स्थानीय पंचायती राज प्रतिष्ठान है? 44 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातियों के लिए स्थानीय पंचायती राज प्रतिष्ठान है? अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या? अनुच्छेद 243। इसमें आपको 243 दिख नहीं रहा है, ठीक है। संविधान का पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में इसमें से क्या कौन से बताएगा? देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 2000, मतलब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, मतलब कि अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और उसी में इनको लेकर के किया गया था। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, छोड़ दीजिए अभी। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा राधा कमल मुखर्जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, गैर मूल्यों की अपमूल्यों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? गैर मूल्यों की अवधारणा प्रस्तुत करी है डीपी मुखर्जी ने, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी का संबंध किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस दृष्टिकोण से है? राधा कमल मुखर्जी का संबंध समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक समन्वयात्मक से है। तो समन्वयवादी या प्रकार्यात्मक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन प्रकार्यात्मक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर फंक्शनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है समाज किस प्रकार की व्यवस्था है? समाज किस प्रकार की व्यवस्था है दोस्तों? तो समाज गतिशील व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, डायनामिक व्यवस्था है। 49 नंबर, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता की बात करती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति का विकास किसके माध्यम से हुआ है? तो भारतीय संस्कृति का विकास समन्वय और परंपरा के माध्यम से हुआ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर, ट्रेडिशन।
51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, सामाजिक पारिस्थितिकी में किसे इकोटोन कहा जाता है। 51 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो। 51 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? 51 नंबर बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है दोस्तों, सामाजिक पारिस्थितिकी में किसे इकोटोन कहा जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी के बीच सीमांत स्थल को इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वह क्षेत्र जहां दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल और घास का मैदान जहां पर आपस में मिलते हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, तो यहाँ जैव विविधता अधिक हो जाती है, इसलिए इस एरिया को इकोटोन कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन से डीपी मुखर्जी के अनुसार आधुनिकता क्या है। डीपी मुखर्जी के अनुसार आधुनिकता परंपरा का रूपांतरण है। परंपरा के रूपांतरण को ही उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशन को ही आधुनिकता कहा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय युवा किस प्रक्रिया से प्रभावित होता है। भारतीय युवा की अगर बात की जाए तो ये वैश्वीकरण यानी पश्चिमी प्रभाव से प्रभावित हुआ है और सांस्कृतिक परंपरा दोनों से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी बोथ, दोनों से प्रभावित हुआ। ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन से डीपी मुखर्जी किस विचारक से प्रभावित थे, बताएंगे। 54 नंबर, डीपी मुखर्जी किस विचारक से प्रभावित थे दोस्तों। डीपी मुखर्जी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के कौन सा सिद्धांत नहीं दिया। 55 नंबर, डीपी मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के कौन से सिद्धांत नहीं दिए हैं, तो स्पर्श सिद्धांत नहीं दिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी श्रुति, स्मृति और अनुभव को परंपरा के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया, लेकिन स्पर्श उनके प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं रहा डीपी मुखर्जी के। 56 नंबर क्वेश्चन से, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रोफेसर देसाई ने कितने चरण बताए हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रोफेसर देसाई ने चरण बताए हैं 5। कितने चरण दोस्तों, 5 चरण बताए हैं। उनकी एक पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसमें राष्ट्रवाद के विकास को 5 अलग अलग आर्थिक और सामाजिक चरणों में डिवाइड किया और उसके आधार पर बात बताया है। 57 नंबर क्वेश्चन से, प्रोफेसर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के अग्रदूत निम्नांकित में से कौन थे। तो प्रथम चरण के अग्रदूत थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, उनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। देसाई के अनुसार उनके सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन से, किस जनजाति के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का उल्लेख किया। 58 नंबर, किस जनजाति के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का उल्लेख किया है, तो कुर्ग जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुर्ग जनजाति। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते हुए पाया कि निम्न जातियां उच्च जातियों यानी कि ब्राह्मणों के रीति रिवाज को अपना करके अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं, इसे ही उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने दी। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी, एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, ये सारी अवधारणाएं किसने दी, एम.एन. श्रीनिवास ने। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। 1966 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। आधुनिक भारतीय समाज में होने वाले बदलावों जैसे कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण को समझने के लिए सबसे जबरदस्त पुस्तक लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार की उस प्रथा को क्या कहते हैं जिसमें कुछ संबंधियों को एक दूसरे से विमुख रहने की आशा की जाती है। नातेदारी व्यवहार की उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें कुछ संबंधियों को एक दूसरे से विमुख रहने की आशा की जाती है, उसको हम परिहार कहते हैं। क्या कहते हैं, परिहार। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। जैसे कि बहू और ससुर के बीच या जीजा और सास के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने का नियम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र में परिहार कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे जो है देवर भाभी तो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा भाई है और उसके छोटे भाई की पत्नी तो उसको टच भी नहीं करता है। आप सोचो, मतलब उसको छू भी नहीं, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा होता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति किस क्षेत्र में प्रभावित होता है। 61 नंबर, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति किस क्षेत्र में प्रभावित होता है, तो
बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, जननांकिकी और सामाजिक सांस्कृतिक, इन तीनों क्षेत्रों में प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सोच भी बदलती है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे तीनों बदल जाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास ने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। शुरुआत में उन्होंने देखा कि लोग ब्राह्मणों के आदर्श को ज़्यादा अपनाते हैं, इसीलिए इसे ब्राह्मणीकरण कहा। बाद में उन्होंने महसूस किया कि अन्य उच्च जातियां जैसे राजपूत की नकल भी तो सब लोग करने शुरू कर देते हैं। तब उन्होंने व्यापक रूप से संस्कृतिकरण शब्द दिया, जिसमें छोटी जातियां उच्च जाति बनने का लिए प्रयास करते, उनके जैसा व्यवहार करते, उनके जैसा खान पान सब कुछ उन्हीं के जैसा कर लेती हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? बताएंगे, फटाफट से बताएं। 63 नंबर फटाफट से बताने का प्रयास। 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? तो नीची जाति उच्च जाति बनने का प्रयास करती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा? जनजातियों के पिछड़ा हिंदू कहा था डॉक्टर जी एस घुरिये ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी एस घुरिये। उन्होंने ही जो है पिछड़े हिंदू कह करके संबोधित किया था जनजातियों को। 65 नंबर क्वेश्चन से, कृषक समाज की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? कृषक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इन इक्वलिटी अमंग मैन पुस्तक किसने लिखी है? 66 नंबर, इन इक्वलिटी अमंग मैन, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों आंद्रे बिताई ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, आंद्रे बिताई ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बंगाल में कृषक वर्ग की संरचना, बंगाल में कृषक वर्ग संरचना की गत्यात्मकता का विश्लेषण किसने किया है? 67 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बंगाल में कृषक कृषक वर्ग संरचना की गत्यात्मकता का विश्लेषण किया है रामकृष्ण मुखर्जी ने। रामकृष्ण मुखर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ए आर देसाई को निम्न में से कौन सा अवार्ड मिला था? ए आर देसाई को अवार्ड मिला हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जरूर रहे हैं ये ए आर देसाई, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिला था इनमें से। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का अंत करवाया था 1828 में, उनकी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 70 नंबर, इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा किसने दोस्तों? एस.सी. दुबे ने लिखा है। एस.सी. दुबे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामाचरण दुबे ने 1955 में यह पुस्तक लिखी थी। यह हैदराबाद के पास समीरपेट गांव का एक विस्तृत अध्ययन है, ध्यान रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संप्रदायवाद के तत्व कौन से हैं? 71 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। संप्रदायवाद के तत्व, धार्मिक संकीर्णता का ह्रास, तार्किकता, विभेदीकरण की प्रक्रिया, ये सब तत्व हैं किसके? संप्रदायवाद के। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जीएस घुरिये ने, डॉक्टर जीएस घुरिये ने जाति को किस रूप में परिभाषित किया है? 72 नंबर, जीएस घुरिये ने जाति को किस रूप में परिभाषित किया है दोस्तों? तो खंडात्मक विभाजन जाति को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई छोटे छोटे जातियों में बटा हुआ है जाति समाज, ठीक है, जहाँ प्रत्येक खंड अपनी विशिष्ट पहचान और नियम को बनाए रखता है, और इसी आधार पर अलग अलग छोटी छोटी जातियाँ भी बढ़ जाती हैं, ठीक है, एक बड़ी जाति से छोटी छोटी कई जातियाँ आपको मिलेंगी। डीएन मजूमदार का जन्म कब हुआ था? डीएन मजूमदार का जन्म 1903 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुरिये के द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है इनमें से? जीएस घुरिये के द्वारा संस्था जो स्थापित संस्था है उसका नाम है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोशोलॉजिकल बुलेटिन नाम की पत्रिका भी इसी संस्था से निकलती थी, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी से। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, घुरिये ने 75 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका दोस्तों? घुरिये ने
रर्बन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? रर्बन शब्द, रर्बन जैसे अर्बन से बना हुआ है, अर्बन शब्द बना हुआ है शहरी से, तो रर्बन शब्द का प्रयोग किया है रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन शब्द दोनों को मिलाकर के रर्बन शब्द बनाया इन्होंने। और इसका मतलब होता है उस क्षेत्र को दिखाता है कि जहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों संस्कृति आपस में मिल जाती है, उस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा था? रर्बन एरिया कहा था। रर्बन मतलब क्या होता है कि रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर के बना रर्बन, यानी गांव और शहर के मिलन बिंदु के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन से डीपी मुखर्जी स्वयं को समाजशास्त्री के बजाय क्या कहलाना पसंद करते थे? तो डी ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी जो थे ये मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे, तो अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहना पसंद करते थे ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 77 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी ने ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव दिया था? तो राधा कमल मुखर्जी ने ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी खेती और ग्राम पुनर्निर्माण की बात करी थी। सहकारी खेती करने की, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड विलेज रिकंस्ट्रक्शन की बात करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन से प्रभु जाति की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से निकली थी? प्रभु जाति की अवधारणा यानी डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किस गांव से अध्ययन यहाँ पर शुरू हुआ? तो रामपुरा गांव का अध्ययन शुरू हुआ था पहले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो, कर्नाटक का रामपुरा गांव। प्रभु जाति की अवधारणा वहीं से शुरू की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 79 नंबर प्रश्न है, ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस पद्धति को अपनाया? 79 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंद्रे बिताई का जन्म किस वर्ष हुआ था? आंद्रे बिताई का जन्म 1934 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं ये। इनकी पुस्तक का नाम है कास्ट, क्लास एंड पावर। आपसे पूछेगा कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है, तो आप बता दीजिएगा कि आंद्रे बिताई ने लिखा। ठीक है, तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन 1934। ठीक है, अगला 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बेताई के अनुसार, आंद्रे बिताई के अनुसार पिछड़ा वर्ग क्या है? आंद्रे बिताई के अनुसार पिछड़ा वर्ग क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक और प्रशासनिक श्रेणी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक राजनीतिक और प्रशासनिक श्रेणी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक किसने लिखी? द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक को लिखा है रामकृष्ण मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आप देखें, 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुबे ने भारतीय गांवों को किस तरह के परिवर्तन का अध्ययन किया है? दुबे, यस्सी दुबे, उन्होंने मुख्य रूप से सामुदायिक विकास योजनाओं और ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन किया था दोस्तों, ना कि किसी परिवर्तन का अध्ययन किया था, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है। दुबे के अनुसार ग्रामीण समाज में शक्ति का नया केंद्र क्या है? शक्ति का नया केंद्र था लोकतांत्रिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है। परंपराओं का संजाल शब्द किसने प्रयोग किया था? परंपराओं का संजाल, नेटवर्क ऑफ ट्रेडिशन शब्द का प्रयोग किया था यस्सी दुबे ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है आपका। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? श्रीनिवास के अनुसार, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण का एक प्रमुख लक्षण क्या है? इनमें से अपवित्रता के विचारों में कमी आना, ये धर्मनिरपेक्षीकरण का एक लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, श्रीमती इरावती करबे के अनुसार कुटुंब क्या है? कुटुंब जो है एक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को कुटुंब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, एक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को कुटुंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आई.पी. देसाई ने गुजरात के किस कस्बे का अध्ययन किया? 88 नंबर, आई.पी. देसाई ने गुजरात के किस कस्बे का अध्ययन किया? तो महुआ कस्बे का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के महुआ कस्बे का संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूपों का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन किया था आई.पी. देसाई साहब ने।
89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? श्रीमती इरावती कर्वे की पुस्तक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1953 में इसका प्रकाशन हुआ है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नातेदारी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है श्रीमती इरावती कर्वे ने इस पुस्तक के माध्यम से। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारतीय समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल के त्रिमूर्ति में कौन सम्मिलित नहीं था? 90 नंबर, भारतीय समाजशास्त्र के लखनऊ स्कूल के त्रिमूर्ति में कौन सम्मिलित नहीं था? एम.एन. श्रीनिवास सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लखनऊ स्कूल में त्रिमूर्ति में राधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार तीनों शामिल थे। ठीक है, जबकि एम.एन. श्रीनिवास का संबंध बम्बई विश्वविद्यालय से था और दिल्ली स्कूल से था। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई? बताएंगे। 91 नंबर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1946 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस भारतीय त्योहार में साधुओं का विशाल एकीकरण देखा जाता है? तो कुंभ मेले में दुनिया के बड़े बड़े चारों कुंभ स्थलों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर लाखों साधु संत एकत्रित होते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन होता है ये कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव है? पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव इनमें से क्या है? संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, विवाह संस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से कौन सी संस्कृतिकरण की सहायक परिस्थिति है? 94 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्कृतिकरण की सहायक परिस्थिति है दोस्तों? तो सुधार आंदोलन, धार्मिक केंद्र और आधुनिक शिक्षा, ये तीनों संस्कृतिकरण की सहायक परिस्थितियां हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में नातेदारी का स्वरूप कैसा था? बताएंगे, या कैसा है? 95 नंबर, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में नातेदारी का स्वरूप कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक जैसी कुछ प्रथाएं मिलती हैं, लेकिन इरावती कर्वे ने समान तौर पर भारतीय व्यवस्था को पितृसत्तात्मक ढांचे में विश्लेषित किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. घुरिये को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जी.एस. घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? एम.एन. श्रीनिवास से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण किससे जुड़ा हुआ है? भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है जी.एस. घुरिये से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत में कृषक आंदोलन का अध्ययन किसने किया? 99 नंबर, भारत में कृषक आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? तो ए.आर. देसाई साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 100 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, जी.एस. घुरिये का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर की डेट को इनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। महाराष्ट्र के मालवन कोंकण क्षेत्र पड़ता है, उसी पे एरिया में इनका जन्म हुआ था। उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देखा और इसकी आंसर की भी मैंने बना दी है। ये आंसर की है, तो ये भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स के साथ। जैसे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो आंसर की भी उसके साथ आपको मिलेगी। हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको को करिकुलर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, और भी तमाम प्रकार के सभी सब्जेक्ट के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, हिंदी के, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है सोशियोलॉजी के दोनों पेपर का, ऑब्जेक्टिव वाला, लिखित वाला, दोनों का, 9984 039 139 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा।
मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपये फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको जो है सभी सब्जेक्ट का, यानी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ नोट्स, लिखित वाला पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। और इसके साथ साथ को करिकुलर के कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे आंसर शीट के साथ, यानी 5 से 6 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे मात्र 100 रुपये फीस में। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपये फीस में। ठीक है, और ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं फीस। ठीक है, और अब अगर आपका पेपर हो जाएगा, जब पेपर हो जाएगा तो आंसर की के लिए आप एसएमएस कर दीजिएगा, मतलब पेपर की फ़ोटो खींच करके, जो पेपर आपका होगा उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में मैं पेपर के बाद, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में फ़ोटो खींच करके मेरे पास भेज दीजिएगा। उसके बाद में मैं आंसर की भी बना दूंगा इसका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चैनल का नाम है। धन्यवाद।